बस्तर में 4 दशक से माओवाद काबिज है और 4 दशक से काबिज इस माओवाद को समाप्त करने के लिए सरकार पूरी एड़ी चोटी की जोर लगा कर रखी है। सरकार माओवादियों को ख़त्म करने के लिए तमाम योजनाएं लाती हैं और तरह तरह से रणनीतियां तैयार करती है कि किस तरह से माओवादियों को कमज़ोर किया जाए या किस तरह से माओवादियों को बस्तर से ख़त्म कर दिया जाए। इसको लेकर कई कारगर उपाय उन्होंने सोचने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई भी उपाय मुझे सफल होता नज़र नहीं आया। वजह यह है कि अगर उपाय सफल होता तो निश्चित ही तौर पर बस्तर से माओवाद खत्म हो चुका होता। इसी नए प्रयोग के दौरान सरकार ने एक नया प्रयोग किया और बस्तर में आदिवासी युवकों को माओवादियों के खिलाफ खड़े करने के लिए और उन्हें भी हथियार थमाने के उद्देश्य से उन्होंने बस्तर बटालियन की घोषणा की। इस बस्तर बटालियन में उन्होंने बस्तर के आदिवासी युवाओं को भर्ती करने का फैसला किया और इसको लेकर अपनी दलील दी कि इससे बस्तर के आदिवासी युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा और माओवाद को समाप्त करने में एक उनकी अहम भूमिका भी होगी। योजना बन गई, लेकिन इस योजना से क्या सारी चीज़ें सही हो रही हैं या इसका परिणाम क्या होगा, इस पर किसी ने बातचीत नहीं की। तो इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल जब बस्तर में माओवाद को समाप्त करने के लिए तमाम योजनाएं सरकार के द्वारा लागू की गई, उस दरमियान अभी हाल ही के दिनों में सरकार ने ये सोचा कि क्यों ना बस्तर के आदिवासी युवाओं को भी इसी काम में लगा दिया जाए। दरअसल इसके पहले भी यह प्रयोग किया गया था। जब सलवा जुड़ूम शुरू हुआ था उस दौरान भी बस्तर के ही ग्रामीणों को माओवादियों के खिलाफ पहले खड़ा कर दिया गया, फिर उन्हें एसपीओ के तौर पर तैयार किया गया, जिसे स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनाया गया, उन्हें हथियार सौंप दिया गया। जब बस्तर में लगातार कत्लेआम होने लगे और सुप्रीम कोर्ट ने इसे बंद कर दिया, तब जाकर ये मामला थमा। हालांकि जो लोग एसपीओ की तरह थे उन्हें सहायक आरक्षक बनाया गया और अब वो डीआरजी में हैं, और डीआरजी जिसका मतलब है डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, उसके तौर पर वो माओवादियों के खिलाफ लोहा ले रहे हैं। ऐसे में सरकार ने एक नई पदस्थापना कर दी या एक नया पद सृजित कर दिया जिसका नाम रखा बस्तर बटालियन, जिसमें बस्तर के आदिवासी युवाओं को लेना था। बड़ी संख्या में बस्तर के आदिवासी युवाओं ने इसमें भर्ती होने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की और यही वजह है कि बस्तर के सभी ज़िलों में जब बस्तर बटालियन की भर्ती हुई तो बड़ी संख्या में युवाओं के द्वारा इसकी तैयारियां की गई। इस दरमियान एक बात निकल कर आई कि जिन लोगों की भर्ती बस्तर बटालियन में हो गई वो तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने भी मुख्यालय में आके बस्तर बटालियन की तैयारियां की वो लोग अब अपने घर नहीं जा पाते। डर है कि अब अगर वो वापस लौटेंगे तो माओवादी उन्हें कहीं जान से ना मार दें। इस दरमियान कुछ युवाओं से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि अब वो घर नहीं जाते, अब वो बस्तर के ही शहर में, अगर सुकमा में है तो सुकमा के मुख्यालय में, या बीजापुर में है तो बीजापुर के मुख्यालय में, या कुछ लोग जगदलपुर में, अलग अलग इलाकों में छोटे मोटे काम करते हैं। कोई होटलों में काम कर रहा है तो कोई कहीं और अपना जीवन गुजर बसर करने के लिए छोटे छोटे काम करने पे लग गया। उन युवाओं का सोचना है कि जिनका बस्तर बटालियन में सिलेक्शन हो गया अब उनकी ज़िंदगी तो बन गई, संवर गई, क्योंकि उनकी तो नौकरी लग गई, अब उन्हें कोई खतरा ही नहीं है, उनके हाथ में हथियार होगा। लेकिन हम क्या करें, क्योंकि हमारे हाथ में तो नौकरी भी नहीं लगी और माओवादियों तक यह खबर पहुंच गई कि हम अब बस्तर बटालियन का हिस्सा बनने जा रहे थे, लेकिन बन नहीं पाए। ऐसे भी कई परिवारों से मेरी मुलाकात हुई। लेकिन इस दरमियान आज एक खबर निकल कर आई है जो कि मुझे और आपको भी चिंता में डाल देगी। दरअसल बीजापुर के कुटरू क्षेत्र के दरभा गांव से एक परिवार को माओवादियों ने गांव से बेदखल कर दिया है। गांव से बेदखल कर दिया और उन्हें धमकी दी कि अगर वो धमकी गांव से दूर नहीं चले जाते या गांव छोड़कर नहीं चले जाते तो उन्हें उनके घरों में ही बंद करके आग के हवाले कर दिया जाएगा या पूरे परिवार की हत्या कर दी जाएगी। अब माओवादी हैं, उनके फरमान कभी गलत नहीं जाते। अगर वो मौत का फरमान सुनाए हैं तो निश्चित ही तौर पर उनके द्वारा हत्या कर देना कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे में वो पूरा परिवार डर कर अपने रिश्तेदारों के यहाँ दंतेवाड़ा पहुँच गया। दंतेवाड़ा में अब वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ रह रहा है और इस दरमियान हमारे दंतेवाड़ा के जो सहयोगी हैं, हमारे साथी हैं पंकज भदौरिया, आज उन्होंने उन परिवारों से मुलाकात की और उनसे हालचाल जाना, साथ ही साथ उनकी समस्याओं पर बातचीत की। तो सबसे पहले ये समस्या और उनकी बातचीत सुन लीजिए। दक्षिण बस्तर में नक्सलियों की किस तरीके से हुकूमत चलती है और किस तरीके से नक्सलियों का फरमान चलता है, ये बात हम आपको दिखाते हैं। हम इस समय दंतेवाड़ा जिले के बेहद ही संवेदनशील गाँव में हैं और
अभी हाल में ही खबर निकल के आई थी कि जो बीजापुर ज़िले का कुटरू है, कुटरू के दरभा गांव से 9-10 लोगों को नक्सलियों ने ये फरमान सुनाते हुए निकाल दिया कि आपके घर का एक सदस्य बस्तर बटालियन में लग गया है, इसलिए अब आप गांव में नहीं रह सकते। सोच सकते हैं कि बस्तर बटालियन की भर्ती में जाने भर से उनको अपना गांव, खेत, खलियान सब कुछ छोड़ करके दंतेवाड़ा ज़िले के एक अंदरूनी गांव में पहुंचना पड़ा। गांव का नाम इसलिए हम नहीं ले रहे हैं कि सुरक्षागत कारणों से हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी कोई उन पर कोई विपत्ति ना आ जाए, लेकिन हम उन ग्रामीणों तक पहुँचे हैं, हम उनसे ही सीधे आपकी बात कराते हैं। क्या नाम लिखते हो? रिंकू रमेश। रिंकू जी। रिंकू, आप लोग कितना दिन पहले आए हो यहाँ? 3-4 पहले सर। 3-4 दिन पहले। जी। क्या हुआ था पूरा बताओ। जी, पूरी घटना बताओ, किस तरीके से आप लोगों को वहाँ पर नक्सली लोग डराए धमकाए, क्या हुआ था? वहाँ अपनी यहाँ भैया पुलिस में गए थे सर, इसलिए ये पापा को इधर आँख बांध के और इधर कान को मतलब हाथ को बांध के ले गए थे सर रात को। वहाँ फिर क्या क्या बोले, यहाँ नहीं रहो, वो आपके भैया वहाँ पुलिस में गए हैं, यहाँ नहीं रहो बोल के बताए, तो यहाँ रहोगे तो घर में अंदर डाल के आग जला देंगे सर बोल के बताए घर को। जी। उसके बाद तुम लोग कितने लोग वहाँ से गांव छोड़ के निकले? 4 घर सर। 4 घर। जी। 4 घर में कितने सदस्य थे सर? बहुत लोग। उसमें से कुछ लोग नौकरी वगैरह भी करते थे क्या वहाँ? जी। क्या नौकरी करते थे? वो एक मितानी करते थे सर। एक मितानीन का काम करते जी। थे। और वो एक क्या बोलते हैं, ये गाय मन का डॉक्यूमेंट जैसा करते थे सर। अच्छा, गायमन के डॉक्यूमेंट जैसा जी। करते थे। तो और भी गांव में लोग बस्तर बटालियन में भर्ती हुए हैं, सभी को लोग ऐसे ही गांव से निकाल रहे हैं क्या? पता नहीं सर, निकालते हैं सर। और तुम्हारे गांव में तुम्हारे भैया को छोड़ के और भी लोग भर्ती हुए हैं क्या पुलिस में? जी जी। उन सभी को वो लोग गांव से निकाल दिए हैं क्या बाहर? नहीं निकाल दिए सर, हम ही लोग गाँव से निकाल निकाले। जी। और इसके बाद यहाँ पर आने के बाद कितने लोग मतलब इसमें पढ़ने लिखने वाले हैं? कुछ पढ़ने लिखने वाले भी हैं आपके साथ? जी, एक बेटा है सर। वो कितना क्लास पढ़ता है? 4th क्लास सर। 4th क्लास पढ़ता जी है। जी। अभी उसकी पढ़ाई लिखाई को क्या करेंगे? वो अभी नहीं जाते सर। तुमको भी लेकर गए थे, आप भी उसी गांव से हो? क्या नाम लिखते हो आप? तुम्हारा क्या नाम है? सनकू कुड़ामी। सनकू कुड़ामी। तुमको भी अंदर वाले लेकर गए थे क्या साथ? मैं नहीं गया था सर। नहीं गए थे? नहीं गया। तुम भी कुछ वहाँ काम करते हो क्या? नहीं, मैंने काम नहीं किया। काम नहीं किया। हाँ। ये पूरे परिजन हैं जो दिखाई दे रहे हैं, इस तरफ कैमरा दिखाई है, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल पढ़ने वाला बच्चा है। कितना पढ़ते हो बेटा? 4th पढ़ते हो। वहाँ कौन से स्कूल में जाते थे? क्या नाम लिखते थे स्कूल का? बालक आश्रम दरभा। बालक आश्रम दरभा। तो अभी स्कूल का पढ़ाई बंद है? बंद आता ना? जी। ये इन तक अभी तक कोई सुविधा नहीं पहुंची है, ना प्रशासन का कोई आदमी पहुंचा है। निश्चित तौर पे ये बात इस बात को साबित कर रही है कि अंदरूनी इलाकों में अब भी नक्सलियों की तूती बोलती है, जिनके दहशत से गांव के गांव खाली हो जाते हैं और लोग अपने खेत खलियान को छोड़ करके यहाँ रहने को मजबूर हैं। वो एक ये शेड देखिए, ये शेड है, मुर्गी पालन का शेड है। इस शेड के अंदर में इनको जीवन यापन करना पड़ रहा है। छोटा सा शेड है, इसी शेड में ही इनको जगह मिली है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर इनको आश्रय दिए हैं उनका भी छोटा सा मकान है, और उस मकान के बाद 10-10 लोगों को यहाँ पर रखना अपने आप में बड़ी बात है। ये तो एक अच्छी बात है कि उन लोगों ने इन्हें आश्रय दिया, नहीं तो ये भटकते रहते, क्योंकि इन तक अभी तक कोई प्रशासन का आदमी भी तो सुना आपने कि किस तरह से हमारे दंतेवाड़ा के सहयोगी पंकज भदौरिया ने उन ग्रामीणों से बातचीत की, और बातचीत में ये जो निष्कर्ष निकल कर आया कि उनके परिवार का एक सदस्य बस्तर बटालियन में भर्ती हो गया है, जिस वजह से पूरे परिवार को गाँव से बेदखल कर दिया है। पंकज बता रहे हैं कि हालांकि ग्रामीण कैमरे के सामने अपनी बात को पूरी तरह से रख नहीं पाए, लेकिन उन्होंने बंद कैमरे के सामने इस बात का जिक्र किया कि वो अपने खेतों में फसल लगा कर आए हैं। अब उन्हें चिंता है कि उनके फसल को काटेगा कौन, क्योंकि ये तो अपने गांव लौटने से रहे। जिस घर में, जिस रिश्तेदार के घर में आकर इन्होंने शरण ली है, उस घर के लोगों को भी इस बात का अंदेशा है कि कहीं उनके गाँव का पता माओवादियों को लग गया तो कहीं माओवादी उनके गांव में आकर भी उनको नुकसान न पहुंचा दें। और यही वजह है कि अब जिस घर में वो आकर शरण लिए हुए हैं, उस गांव और उस घर का जिक्र हमने इस पूरे वीडियो में नहीं किया, हमारे सहयोगी पंकज भदौरिया ने भी नहीं किया है। दूसरी चीज़ ये कि अब उन रिश्तेदारों को लगता है कि आखिर कब तक इन लोगों को हम ऐसे शरण दे के रहेंगे। तो आखिर में उन्होंने एक जुगत लगाई है कि गाँव के किनारे ही एक छोटी सी ज़मीन
इन परिवार वालों को दिया है, जिसमें कि उन्होंने खेती करने और छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने के लिए कहा है। अब ये जो परिवार जो अपनी पूरी फसल छोड़कर आया है, पूरा घर छोड़कर आया है, अब यहाँ शरणार्थियों की तरह रहेगा। हालांकि ये बात अलग है कि लगभग 50-60 साल पहले इनके पूर्वज कभी इसी इलाके में रहा करते थे, और जब रहने के लिए ज़मीन और खेती किसानी के लिए ज़मीनें कम पड़ने लगी तो ये लोग कुटरू की ओर चले गए थे। इस मामले पर हमने बीजापुर एसपी अंजनेय वैष्णव जी से भी बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि उन्हें भी इस बात की जानकारी मिली है और माओवादियों के द्वारा इन्हें निकाल दिया गया है। लेकिन वो आश्वासन देते हैं कि कुटरू के इलाके में सुरक्षा बलों के कैंप लगे हुए हैं, और अगर ये गांव वाले चाहें, ये परिवार अगर चाहे, तो उन्हें सुरक्षा के दायरे में रखते हुए उनके घर वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि आखिर किसके भरोसे पे ये ग्रामीण वापस लौटें। इसके पहले जब भी माओवादियों ने किसी को जान से मारने की धमकी दी है तो उसे निश्चित ही तौर पर अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो मौत के घाट उतार दिया गया है। तो आखिर ये ग्रामीण किसके भरोसे पर वापस लौटे? क्या सुरक्षा बलों का कैंप होना ही काफ़ी है इनकी जान की रक्षा को? क्या वाकई में इन्हें हमेशा सुरक्षा बल अपनी निगरानी में रखेंगे अगर ये अपने घर लौट जाएंगे? ये तो रही एक परिवार की बात। अब आप सोचिए कि बस्तर के अलग अलग ज़िलों में बस्तर बटालियन के नाम पर सैकड़ों युवाओं ने अपनी भर्ती दी है। सभी युवाओं के चेहरे पे मैंने खुशी देखी है, सभी युवाओं के चेहरे पे आत्मविश्वास देखा है। लेकिन उन युवाओं का आत्मविश्वास कब तक रहेगा अगर उनके परिवार को माओवादी इस तरह से निशाना बनाएंगे और सरकार उन्हें सुरक्षा नहीं दे पाएगी? एक बड़ा सवाल है। बस्तर में माओवादियों को ख़त्म करने के नाम पर जिस तरह से बस्तर बटालियन का गठन किया गया है, जिस तरह से बस्तर बटालियन को अब एक नई पहल, नई रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, जिस तरह से उन्हें रोजगार के सृजन के तौर पर देखा जा रहा है, क्या ये निर्णय वाकई में सार्थक है? अगर एक भी परिवार की हत्या माओवादी कर देते हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सवाल बड़ा है। मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। अगर आपके मन में भी आए कि ये सवाल वाजिब है तो आप भी इस सवाल को उठाइएगा और बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों तक ये सवाल पहुंच सके जिन तक पहुंचना ज़रूरी है। धन्यवाद।